स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू करते हैं। गोरखा भाग 3। रात को गोरखा 9:30 बजे ही मुस्तफ़ा की बोट में पहुंच गया। देरी तो नहीं हुई मुझे? गोरखा ने पूछा। अभी तो 10 बजने में आधा घंटा बाकी है, मुस्तफ़ा ने कहा। अकबर से क्या बात हुई? 9 बजे तक हम साथ ही थे, इकट्ठे ही खाना खाया, मुस्तफ़ा बोला। बातों बातों में उसने बताया कि अपनी पार्टी को लेकर समंदर में कहाँ किस दिशा में जाना है। अकबर ने मेरे बारे में भी पूछा होगा? हाँ, मैंने कह दिया कि रात को आप समंदर घूमना चाहते हैं। 2,000 में बात बनी। 2,000? अगर उसे बताता कि 3,000 आपने तेल का दिया है, 7,000 ऊपर से दे रहे हैं, तो वो समझ जाता कि बीच में कोई बात है। 5,500 तो उसे मिल रहे हैं रात के, मुस्तफ़ा ने गोरखा को बताया। एक और बात बताऊं साहब जी? क्या? अकबर का कहना है कि उसकी पार्टी ने समंदर में किसी से मिलना है। पार्टी ने अकबर को बताया था कि वहां अंधेरे में एक बोट खड़ी होगी, मुस्तफ़ा ने धीमे स्वर में बताया। मैं जानता हूं उसे रात को समंदर में किससे मिलना है। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं है? निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पता करो कि अकबर की बोट कब रवाना हो रही है, पार्टी आई कि नहीं। पता चल जाएगा। मैंने 50 रुपए देकर किसी को अकबर की बोट पर नजर रखने को कहा है। वो जब चलने की तैयारी में होगा तो मुझे बता दिया जाएगा। गोरखा कुछ नहीं बोला। वैसे बात क्या है साहब जी? मुस्तफ़ा ने धीमे स्वर में पूछा। कोई बात नहीं, तुम अपने नोटों से मतलब रखो, मुस्तफ़ा ने फिर नहीं पूछा। एक लड़का 9:45 बजे आकर बता गया था कि अकबर की पार्टी बोट पर पहुंच गई है। गोरखा को सारा मामला ठीक से आगे बढ़ता लग रहा था। 10:15 बजे उसने आकर बताया कि अकबर की बोट चल पड़ी है। मुस्तफ़ा ने भी बोट किनारे से समंदर में बढ़ा दी। किनारा धीरे धीरे दूर होने लगा। मुस्तफ़ा ने बोट की रोशनियां नहीं जलाई थी। काफी आगे जा रही अकबर की बोट की रोशनी उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। काफी फासला रखकर मुस्तफ़ा आगे वाली बोट का पीछा कर रहा था। गोरखा मुस्तफ़ा की बगल में ही बैठ गया था। गर्दन घुमाकर दाईं तरफ देखने पर तट के पार गोवा की रोशनियां चमकती नजर आ रही थी। बोट को कुछ और पीछे रखो, मैं नहीं चाहता कि आगे वाली बोट को पीछा होने का शक भी हो, गोरखा कह उठा। अगला दृश्य। डिसूजा ने विस्की से भरा गिलास उठाया और घूंट भरा। फिर नजरें अंधेरे से भरे समंदर में दौड़ने लगी। दूर कहीं कहीं बोट की रोशनियां चमकती नजर आ रही थी, या फिर गहरे समंदर में दूर कहीं छोटा सा जहाज जाने का एहसास हो रहा था। डिसूजा के बाल उड़ रहे थे। बोट तेजी से दौड़ी जा रही थी। बोट की आवाज कानों में पड़ रही थी। आधा घंटा हो गया था उन्हें सफर शुरू किए हुए। बोट पर 4 लोग थे, डिसूजा, देवराज चौहान और 2 अन्य आदमी, जो कि बोट चलाने में व्यस्त थे। गिलास थामे डिसूजा पलटा तो कुर्सी पर बैठे देवराज चौहान को देखा, जो कि कश ले रहा था। डिसूजा ने कश लिया और देवराज चौहान के सामने पड़ी कुर्सी पर वापस आ बैठा। राधे को खत्म करने के बारे में सोचना भी खतरनाक बात है, डिसूजा शांत स्वर में कह उठा। देवराज चौहान ने डिसूजा को देखा। चंद्रमा की रोशनी में दोनों का चेहरा जरा जरा चमक रहा था। राधे गोवा की ताकत माना जाता है। हर दादा या पुलिस उससे कतरा कर निकलती है और उसे मारने जा रहे हो, वो भी बिना किसी कीमत के। मुफ्त में ये काम कर रहे हो और तुम्हारी जान भी जा सकती है। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। राधे वहां अकेला नहीं होगा, पूरी फौज होगी उसके साथ। उस तक पहुंचना भी संभव नहीं हो पाएगा।
तुम मुझे डरा रहे हो या आगाह कर रहे हो? देवराज चौहान बोला। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं, डिसूजा मुस्कुराया। देवराज चौहान ने कश लिया। तुम समंदर के बीच राधे को घेर कर उसे समाप्त करना चाहते हो, जबकि समंदर की लड़ाई में उसे हराना आसान नहीं होगा। तुम अकेले हो, उसके साथ 25 आदमी होंगे। उसके पास बेहिसाब हथियार होंगे और तुम्हारे पास तो एक रिवॉल्वर से ज्यादा हथियार नहीं होंगे। तुम हर तरफ से राधे के सामने कमजोर पड़ोगे देवराज चौहान। तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं। मुझे तुम्हारी मौत के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, डिसूजा गंभीर स्वर में बोला। लड़ाई हथियारों से नहीं होती, सिर्फ एक ही गोली बहुत होती है अगर वो निशाने पर लगे। जिसका वार चल जाता है, जीत का सेहरा उसी के नाम बांध दिया जाता है, देवराज चौहान ने कहा। मैं अपना हर खतरनाक मिशन यही सोचकर पूरा करता हूं कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम है। शायद यही वजह है कि मेरा काम हर बार पूरा होता है और मैं बचकर वापस आ जाता हूं। जिस दिन मुझे मरने से डर लगेगा, तब मैं अवश्य अपनी जान गंवा बैठूंगा। डिसूजा ने हैरानी में घूंट भरा। अजीब इंसान हो तुम। कितनी देर का सफर बाकी है? देवराज चौहान ने पूछा। 1 घंटे से ऊपर या 1.25 घंटा लगेगा। हमने बोट की रफ्तार कम कर रखी है। मैं वक्त से पहले वहां नहीं पहुंचना चाहता, डिसूजा ने गंभीर स्वर में कहा और गिलास खाली करके कुर्सी के पास ही नीचे रख दिया। राधे ने वहां कितने बजे पहुंचना है? 12 बजे, लेकिन वो लेट हो सकता है, परंतु पहले नहीं पहुंचेगा। बोट पहले से ही वहां खड़ी होगी? हाँ। तो राधे वहां घंटों पहले भी पहुंचा हो सकता है, देवराज चौहान ने पूछा। कुछ पल चुप रहकर डिसूजा बोला। राधे बहुत सतर्क रहने वाला इंसान है। वो किसी भी हाल में पहले बोट पर नहीं पहुंचेगा। मालूम है उसे कि उसके बहुत दुश्मन हैं। कोई भी उसे खत्म करने के लिए बोट में बम लगा सकता है। वो तब बोट पर पहुंचेगा जब वहां मौजूद उसके आदमी उसे खबर देंगे कि उससे मिलने वाले लोग वहां पहुंच गए हैं और सब ठीक है। इसका मतलब कि वो समंदर में ही कहीं अपने आदमियों के मैसेज का इंतजार करेगा। हो सकता है कि ऐसा ही हो। यकीन के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो सोच रहा हूं कि तुम कैसे राधे तक पहुंचोगे। देवराज चौहान ने डिसूजा को देखा और मुस्कुरा करके उठा। ये बात तो मैं भी नहीं जानता। मैंने सोचा है कि मैं भी मुफ्त में काम करूं, तुम्हारी तरह, एकाएक डिसूजा मुस्कुरा कर बोला। देवराज चौहान की निगाह डिसूजा पर जा टिकी। मैं इस काम में तुम्हारे साथ रहूंगा देवराज चौहान। क्यों? यूं ही, डिसूजा हंसा। मैं जानता हूं कि वहां अकेले तुम खास कुछ नहीं कर पाओगे। इस काम में तुम्हारी जान जा देखा जाएगा। अगर बच गए तो राधे या उसका कोई आदमी तुम्हें पहचान लेगा। वो तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। वक्ती तौर पर मेरे पास चेहरा छिपाने के लिए नायलॉन का नकाब है। वो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तुम्हारे लिए ये काम मुफ्त में नहीं होगा। तुम्हारे लिए ये मुफ्त का काम नहीं होगा, देवराज चौहान बोला। मैं तुम्हें साथ देने के 10 लाख दूंगा। डिसूजा जवाब में कंधे उचकाकर रह गया। मोटरबोट अपनी गति पर दौड़ी जा रही थी। अगला दृश्य। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। मध्यम सी ठंडी समुद्री हवा चल रही थी। रात के 12 का वक्त हो रहा था। गोरखा मुस्तफ़ा के पास ही बैठा था। मुस्तफ़ा का पूरा ध्यान बोट चलाने और आगे वाली अकबर की बोट पर था। आगे वाली बोट की रफ्तार अब कम हो गई थी। सफर बहुत लंबा है, गोरखा कह उठा। मेरे ख्याल में सफर खत्म होने वाला है, मुस्तफ़ा बोला। कैसे? आगे वाली बोट की रफ्तार धीमी हो गई है, मुस्तफ़ा ने कहा।
जहां तक अकबर ने बोट लेकर आना था वो जगह ज्यादा दूर नहीं है अब। कम रफ्तार पर अकबर की बोट आगे बढ़ रही थी। मुस्तफ़ा सावधानी से फासला रख के उसके पीछे था। गोरखा की सतर्क निगाह समंदर में हर तरफ घूम रही थी। 15 मिनट तक धीमी गति से इसी तरह सफर चलता रहा। फिर उन्हें समंदर की छाती पर कुछ रोशनियां और काला सा धब्बा दिखाई दिया। वो रही बोट, गोरखा के होंठों से निकला। बड़ी बोट है, मुस्तफ़ा कह उठा। अकबर को इसी बोट तक पहुंचना होगा। तुम रफ्तार कम कर लो और मेरे ख्याल में रोक ही लो, अभी आगे मत बढ़ो। गोरखा होंठ भींचे कह उठा। पहले दूसरी बोट वालों को देख लें कि वो क्या करते हैं। अगला दृश्य। गोपाल तिवारी ने जेब से मोबाइल फोन निकाला और नंबर मिलाया। निगाह समंदर के बीच खड़ी बोट पर थी, जहां रोशनी हो रही थी और वहां मौजूद लोगों की झलक मिल रही थी। नंबर मिला, बात हो गई। तानली साहब, मैं बोट के पास पहुंच गया, गोपाल तिवारी ने कहा। गुड। बोट की लाइट को 2 बार जलाओ बुझाओ। तिवारी ने अकबर को यह बात कही। अकबर ने 2 बार लाइट बंद की और जलाई। हम तुम्हें देख रहे हैं, सामने खड़ी बोट में आ जाओ, वहां मेरे आदमी तुम्हें अंदर ले जाएंगे। जी। जिस बोट में आए हो उसका क्या करोगे? तानली का स्वर कानों में पड़ा। बोट मेरे इंतजार में यहीं रुकी रहेगी। आपसे बात करके मैं इसी बोट पर वापस बोट को वापस भेज दो। हमें बातचीत में वक्त लग सकता है। बाद में तुम्हें किनारे पर पहुंचाने का इंतजाम हम कर देंगे। ठीक है, मैं बोट को वापस भेज देता हूं। स्वागत है तुम्हारा। इसके साथ ही दूसरी तरफ से तानली ने फोन काट दिया। गोपाल तिवारी ने फोन जेब में डाला और अकबर से बोला, मैं जब उस बोट में चला जाऊं तो तुम वापस चले जाना। आपने वापस नहीं आना? मैं बाद में आ जाऊंगा। तिवारी ने जेब से नोट निकालकर उसकी जेब में डाले। अकबर बोट बोट चलाता रहा। पैसे मिल गए थे उसे। पार्टी यहीं रहना चाहती थी तो उसे क्या। कुछ ही देर में आगे खड़ी बोट के साथ अकबर ने अपनी बोट सटा दी। ऊपर कुछ लोग खड़े थे। कौन हो तुम? ऊपर से आवाज आई। गोपाल तिवारी। इसके साथ ही ऊपर से सीढ़ी लटकाई गई। सीढ़ी जब नीचे तक आ गई तो तिवारी ने सीढ़ी थामी और वापस ऊपर चढ़ने लगा। बोट खाली होते ही अकबर ने बोट को वापस घुमाया और किनारे की तरफ दौड़ा दिया। अगला दृश्य। गोपाल तिवारी बोट पर पहुंचा और सीढ़ी छोड़ दी। सामने 3 आदमी खड़े थे। एक ने सीढ़ी थाम रखी थी, अन्य 2 ने रिवॉल्वरें थाम रखी थी। वो गोवा के स्थानीय लोग ही लग रहे थे। तानली कहाँ है? गोपाल तिवारी ने पूछा। आओ, एक ने कहा। गोपाल तिवारी उनके साथ हो चला। पास ही नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। वो सीढ़ियां उतरे और छोटी सी राहदारी में आगे बढ़ गए। एक गनमैन वहां खड़ा एक गनमैन वहां भी खड़ा दिखा। वो आदमी गोपाल तिवारी को बोट के नीचे वाले हिस्से में ले गया, जहां बड़ा सा कमरा था जो कि सजा हुआ था। वहां सोफा भी था और डाइनिंग टेबल भी, और तानली भी। दो हथियारबंद व्यक्ति दो हथियारबंद व्यक्ति उस कमरे में अलग अलग कोने में खड़े थे। चीनी खुफिया विभाग के खतरनाक जासूस तानली की निगाह गोपाल तिवारी पर टिकी। नमस्कार तानली साहब, गोपाल तिवारी मुस्कुराकर बोला। बैठ जाओ, तानली ने कहा, फिर उसे लाने वाले व्यक्ति को देखकर पूछा, दूसरी बोट की क्या पोजीशन है? वो कुछ पहले ही समंदर में रुक गई है, हमें नजर आ रही है। कुछ दूर समंदर में मौजूद बोट को कह दिया है कि उस बोट में जो भी कोई हो उसे पकड़ लिया जाए या फिर शूट कर दिया जाए। गुड। जाओ, बाहर की खबर मुझे देते रहना, तानली ने गंभीर स्वर में कहा। वो व्यक्ति पलटकर चला गया। गोपाल तिवारी अभी तक खड़ा था। तानली ने उसे देखा।
तानली साहब, आपने मिलने के लिए समंदर में इतनी दूर जगह क्यों पसंद की? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? गोपाल तिवारी चौंका। हाँ। तानली की आवाज में कठोरता आ गई थी। ली हुम ने मुझे खबर कर दी थी कि होटल में कोई गोपाल तिवारी बनकर उससे मिलने आ पहुंचा, परंतु उसका साथी उसे मेरे एजेंट के हाथों से बचाकर ले गया। गोपाल तिवारी एकाएक कुछ न कह सका। यह खबर सुनते ही मैं समझ गया कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। किसी को तुम्हारे चीनी एजेंट होने का संदेह हो गया है। तुम कभी भी पकड़े जा सकते हो। तभी मैंने अपनी तसल्ली के लिए मिलने के वास्ते तुम्हें गोवा बुलाया। कैसी तसल्ली? गोपाल तिवारी के होंठों से निकला। यही कि क्या सच में तुम चीनी एजेंट के तौर पर किसी की निगाह में आ गए हो? तानली एक एक शब्द चबाकर कहता जा रहा था। और ये बात सच निकली कि कोई तुम पर नजर रखता है, यहां तक भी आ पहुंचा है। ये कैसे हो सकता है? गोपाल तिवारी के होंठों से निकला। ये हो चुका है। जो भी कोई तुम्हारे पीछे है वो यहां आ पहुंचा है और अभी पकड़ा जाएगा। गोपाल तिवारी से कुछ भी कहते न बना। गोपाल, तानली गंभीर स्वर में बोला, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। तुमने चीन के बहुत खास कामों को पूरा किया। बदले में तुम्हें भरपूर दौलत दी गई। फिर भी मैं उन कामों के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। ये बात तुम मुझे क्यों कह रहे हो तानली? गोपाल तिवारी की आंखें सिकुड़ी। तुम चीनी एजेंट के तौर पर किसी की नजरों में आ गए हो। ऐसे में अब मैं तुमसे और काम नहीं लूंगा। हमारे काम तभी सफल होते हैं जब तक कि वो खामोशी से होते रहें। हमारा एजेंट किसी की निगाह में ना आए। गोपाल तिवारी बात को समझा, सिर हिलाया। और अब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता। तानली ठंडे स्वर में बोला। क्या मतलब? गोपाल तिवारी की आंखें एकाएक भय से फैलती चली गई। तुम बहुत पुराने मेरे से जुड़े हुए हो। चीन की ऐसी कई बातें जानते हो जो कि भारत सरकार को पता नहीं चलनी चाहिए, और तुम किसी की निगाह में आ चुके हो। तुम्हारा जिंदा रहना किसी भी तरफ से मेरे हक में ठीक नहीं है। गोपाल तिवारी का रंग फक पड़ गया। मैंने आपकी बहुत सेवा की है। यही बात तो आड़े आ रही है कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तानली का स्वर शांत था। आपका नमक खाते खाते मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं। गोपाल तिवारी सूखे होंठों पर जीभ फेर कर बोला। आपके काम पूरे करने के लिए मैंने जान की बाजी। बदले में तुम्हें भरपूर दौलत मिली तिवारी। तानली की निगाह उसके चेहरे पर जा टिकी। मैं आज भी तुम्हें जिंदा रहने देता, परंतु तुम मेरे और चीन के बारे में कई खास बातें जानते हो जिनका आम हो जाना ठीक नहीं होगा। वरना मुझे क्या एतराज था तो कि तुम जिंदा रहते। मैंने, तिवारी सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, क्या कभी तुमसे विश्वासघात किया है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने मेरी जान लेने के बारे में सोचा क्यों? मैं, जासूसी का धंधा ही ऐसा है। काम गुपचुप करो। कोई भी निशान पीछे छोड़ना ठीक नहीं। अब तुम मेरे लिए निशान जैसा महत्व रखते हो, क्योंकि लोग अब जानना शुरू हो गए हैं कि तुम चीन के एजेंट हो। भय से गोपाल तिवारी का चेहरा जर्द पड़ गया था। मेरा विश्वास कीजिए तानली साहब, आपका कोई रहस्य मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। तानली मुस्कुरा पड़ा। जासूसी के धंधे का पहला पाठ ही यही होता है कि किसी पर विश्वास मत करो। जासूस का अंत तभी होता है जब वो किसी पर विश्वास करना शुरू कर देता है। शक ही हम लोगों का जीवन है तिवारी। सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़। उसी पल गोपाल तिवारी के होंठों से गुर्राहट निकली और तानली पर झपट पड़ा। तानली को पहले से ही आशा थी कि ऐसा हो सकता है। वो सतर्क था। तिवारी उस पर झपटा तो तानली ने अपनी टांग चला दी।
जूते की ठोकर तिवारी के पेट में पड़ी। तिवारी चीख के साथ कुर्सी से टकराकर नीचे गिरता चला गया। तानली दांत भींचे कहर भरी निगाहों से गोपाल तिवारी को देखने लगा। गोपाल तिवारी उछलकर खड़ा हो गया। कमरे में मौजूद दोनों व्यक्तियों ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली थी। वो सतर्क थे। मैंने बोला तुम्हें तिवारी कि मैं कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करता। शक ही मेरा जीवन है। सामने वाला कब वार कर दे ये बात मैं कभी भी नहीं भूलता। जानता था कि हताश होकर तुम भी मुझे मारने की चेष्टा करोगे। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा है तानली, तिवारी गुर्राया। मुझे तुम्हारी बदली आवाज पसंद आई। तानली मुस्कुरा पड़ा। और मैंने ये नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो। मौत को सामने पाकर बचने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। गोपाल तिवारी मौत सी नजरों से तानली को घूरे जा रहा था, जबकि तानली खतरनाक मुस्कान चेहरे पर समेटे उसे देख रहा था। मुझे जाने दो तानली, तुम्हारे बारे में मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। गोपाल तिवारी बोला। तेरा अंत आ चुका है तिवारी। उसी पल पलक झपकते ही गोपाल तिवारी ने जेब से रिवॉल्वर निकाली। वो कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। 4-5 गोलियां गोपाल तिवारी के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वो हाथ में थमी रिवॉल्वर इस्तेमाल न कर सका। तिवारी के शरीर को झटका लगा। उसकी आंखें फैल गई थी। तानली शांत खड़ा उसे देख रहा था। तानली, गोपाल तिवारी के होंठों से निकला। तू कमीना। अपने शब्द पूरे न कर सका गोपाल तिवारी और पेट के बल नीचे जा गिरा। मर गया था वो। हाथ की उंगलियों में अभी भी रिवॉल्वर कसी हुई थी। कमरे में खड़े दोनों व्यक्तियों ने गोपाल तिवारी को रिवॉल्वर निकालते देखकर उसे शूट कर दिया। समंदर में फेंक दो इसकी लाश, तानली ने कहा और पलटकर कुछ दूर पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। वो दोनों व्यक्ति गोपाल तिवारी की लाश को उठाए बाहर निकल गए। अगला दृश्य। गोरखा की आंखें सिकुड़ी। वो आगे वाली बोट को देख रहा था जो कि उस बड़ी बोट के साथ जाकर सट गई, और चंद्रमा की रोशनी में उसने देखा कि कोई बड़ी बोट से लटकती सीढ़ी चढ़कर दूसरी बोट में पहुंच गया है। जाहिर है कि जाने वाला गोपाल तिवारी होगा। परंतु गोरखा उलझन में तब पड़ा जब उसने बोट को वापस जाते देखा। ये बोट वाला तो वापस जा रहा है, लेकिन अकबर ने तो मुझे बताया था कि सवारी को लेकर वापस भी जाना है। गोरखा वापस जाती बोट को देखता रहा। इंजन की आवाज कानों में पड़ रही थी। प्रोग्राम बदल गया होगा, गोरखा ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या पता, मुस्तफा बोला। सवारी ने अकबर का हिसाब किताब चुकता कर दिया हो, या फिर ये कहा हो कि वो कहीं दूर खड़ा हो जाए और 1 घंटे बाद यहां पहुंच जाए। लेकिन गोरखा देख रहा था कि अकबर की बोट वापसी के रास्ते पर तेजी से बढ़ी जा रही थी। अब क्या करना है? मुस्तफा ने गोरखा को देखा। गोरखा की निगाह उस बोट पर जा टिकी। मैं बोट में जाऊंगा, यहां से तैर कर जाऊंगा। तुम यहीं रहो और मेरी वापसी का इंतजार करो। मुस्तफा के होंठों से अजीब सा स्वर निकला। मुझे तो ये सारा मामला झगड़े वाला लग रहा है। वहम मत करो। आप अगर वापस ना आए तो? आऊंगा। ना आए तो मेरे पैसे कौन देगा? आप मेरे पैसे मुझे दे जाइए। मुस्तफा गए उठा। ताकि मेरे जाते ही तू बोट लेकर वापस भाग ले? क्या बात करते हो साहब जी? अगर मैंने ऐसा किया तो आप किनारे पर आकर मेरी गर्दन पकड़ सकते हैं। फिक्र मत कर, मैं आधे घंटे में वापस आता हूं। कहते कहते गोरखा झटका। समंदर में एक तरफ से कोई हरकत हो रही थी। कोई काला धब्बा हिलता महसूस हो रहा था। वो क्या है? मुस्तफा की निगाह भी उधर गई। अगले ही पल कह उठा। वो तो कोई छोटी बोट है। छोटी बोट? हाँ, उसमें 2 या 3 आदमी ही बैठ सकते हैं। धब्बा बड़ा हो रहा है। वो बोट इसी तरफ आ रही है शायद। गोरखा के दांत भिज गए।
वो समझ गया कि उससे लापरवाही हो चुकी है। उस बड़ी बोट के लोग ही होंगे इस छोटे सी बोट में, जो कि आसपास के समंदर पर नजर रख रहे होंगे। साहब जी, उधर भी बोट है। मुस्तफा की आवाज उसे सुनाई दी। गोरखा की गर्दन दूसरी तरफ घूमी। उधर से भी बोट आ रही थी। वो करीब आ चुकी थी। उसकी हेडलाइट बंद थी। इंजन की धीमी सी आवाज कानों में पड़ना आरंभ हो रही थी। गोरखा फौरन समझ गया कि उसे घेरा जा रहा है। ये कौन है साहब? मुस्तफा ने उलझन भरे स्वर में पूछा। बिन बुलाए लोग हैं। गोरखा के होंठ भिज गए। क्या मतलब? तेरे भले की एक बात बताऊं? क्या? बढ़िया मौका देखकर वापस भाग जाना। इधर गड़बड़ हो गई है। किराया लेने के चक्कर में मत पड़ना। क्या? एक तरफ की बोट करीब 25 फीट पहले ही समंदर में रुक गई। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। उस बोट से चीखती आवाज आई। क्यों? गोरखा ने ऊंचे स्वर में कहा। ज्यादा सवाल करोगे तो तुम्हें गोलियों से भून देंगे। गोरखा ने दूसरी बोट की तरफ देखा। वो भी 30-40 फीट की दूरी पर रुक गई थी। समंदर के बीच इन लोगों से बचना संभव नहीं था। कितने हो तुम? आवाज पुनः आई। एक। दूसरा बोट चलाने वाला है। कौन हो तुम? सवाल बहुत पूछते हो तुम। गोरखा ने सोच भरे स्वर में कहा। तभी जवाब में फायर हुआ। गोली जाने कहाँ खो गई। हम तुम्हारी बोट पर गोलियां चला देंगे अगर तुमने खुद को हमारे हवाले न किया। गोरखा को बचने का रास्ता नहीं दिख रहा था, परंतु बचना भी जरूरी था। ये तानली के लोग थे। इनसे रहम की आशा करना बेकार था। मुस्तफा। गोरखा दांत भींचे नजरें घुमाता कह उठा। मौका देखकर बोट भगा ले जाना। आपने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? मुस्तफा घबराए स्वर में बोला। ये तो गोलियां चला रहे हैं। तो मैं क्या करूं? गोरखा ने कहा और इसके साथ ही समंदर में कूदता चला गया। छपाक की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत पड़ गया। वो पानी में कूद गया है। वही आवाज सुनाई दी। पकड़ो उसे। मुस्तफा ने घबराकर मोटर बोट स्टार्ट की और वापस घुमाते हुए दौड़ा दी। गोलियां चली। मुस्तफा बच गया, परंतु बोट में कई जगह गोलियां लगी। बोट तेजी से दौड़ती हुई दूर होती चली गई। उसके पीछे कोई बोट ना आई। उन दोनों बोट वालों का ध्यान पानी में कूदे गोरखा की तरफ हो चुका था। अगला दृश्य। गोरखा जानता था कि दूर तक समंदर ही समंदर है। तैरकर किनारे तक पहुंच पाना आसान नहीं था, जबकि दुश्मन कुछ फीट ऊपर समंदर की छाती पर है। गोरखा पानी के भीतर तैरता हुआ अंदाजे से बड़ी बोट की तरफ तैरने लगा। हालात खतरनाक हो गए थे। तानली के आदमियों को या गोपाल तिवारी को पीछा होने का शक हो गया था। तभी तो यहां पहुंचते ही उसे घेर लिया गया। अभी भी खतरा सिर पर था। उन लोगों ने अवश्य देख लिया होगा कि वह पानी में कूदा है और उसे पकड़ने या शूट करने की चेष्टा वो अवश्य करेंगे। अंधेरा इस वक्त उसे सहायक लग रहा था। वो तेजी से पानी में तैरता आगे बढ़ रहा था। एकाएक गोरखा की आंखें सिकुड़ गई। बाईं तरफ से पानी में तैरता कोई आ रहा था। पहले तो उसे लगा कोई खतरनाक मछली होगी, परंतु जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि कोई आदमी तैरता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, यानी कि उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। गोरखा पानी में ठहर गया। उसके पास आने का इंतजार करने लगा। वो पास आया कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासों की तरह आपस में भिड़ गए। पानी के भीतर मुकाबला करने में बहुत परेशानी आ रही थी, परंतु समंदर की सतह पर निकलना और भी खतरनाक था। वहां दुश्मन नजरें गड़ाए बोट में मौजूद होंगे। तभी गोरखा का के हाथ उस व्यक्ति की गर्दन आ गई। वो गर्दन दबाने लगा। खुद को बचाने के लिए वो व्यक्ति छटपटा उठा। उसके साथ ही उसने गोरखा के पेट में लात मारी। वार तेज था। गोरखा के शरीर में पीड़ा की लहर दौड़ पड़ी। गर्दन हाथ से छूट गई।
वो व्यक्ति फौरन समंदर की सतह पर उठता चला गया। गर्दन पर दबाव बढ़ने की वजह से पानी में फंसे उसकी सांस उखड़ गई थी। सांसें ठीक करने के लिए ही वो सतह की तरफ बढ़ा था। इधर पेट में ठोकर पड़ने की वजह से गोरखा की भी सांस उखड़ गई थी। न चाहते हुए वो भी सतह की तरफ बढ़ा। चंद क्षणों में ही समंदर की सतह पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली, खुद को ठीक किया। 3 हाथों की दूरी पर वो व्यक्ति मौजूद था जो पानी में उससे झगड़ रहा था। गोरखा को भी ऊपर आया देखकर वो गोरखा पर झपट पड़ा, परंतु गोरखा उससे बचता हुआ पुनः पानी में प्रवेश कर गया। साथ ही वो देख चुका था कि दोनों बोट्स पास ही मौजूद हैं, यानी कि उसे छोड़ने का इरादा उनका था नहीं। पानी में कुछ नीचे पहुंचकर गोरखा तेजी से एक तरफ तैरता चला गया। तभी पीछे से किसी ने उसकी पिंडी थामी और पीछे खींचा। गोरखा ने उल्टे होते हुए पीछे देखा। वही व्यक्ति उसे पकड़ने की चेष्टा कर रहा था। गोरखा उस पर झपट पड़ा। तभी गोरखा को लगा जैसे पीछे से कोई और भी उसके पास आ पहुंचा है। गोरखा ने उसी पर नजरें घुमाई। 2 आदमी और आ गए थे, यानी कि समंदर के नीचे 3 आदमियों ने उसे घेर लिया था। तभी एक ने उसकी एक टांग पकड़ी और दूसरे ने दूसरी। अगले ही पल वो उसे खींचते हुए ऊपर ले जाने लगे। गोरखा समझ गया कि वो फंस गया है। अपने बचाव का कोई तरीका नहीं था उसके पास, क्योंकि सतह पर 2 बोटों में भी आदमी मौजूद थे। फौरन ही वो आदमी उसकी टांग खींचते उसे सतह पर ले आए। तभी पानी से बाहर आते ही गोरखा ने कुछ लंबी सांसें ली। अगर अब तूने बचने की चेष्टा की तो तेरे को गोली मार देंगे, एक ने गुर्रा कर कहा। गोरखा जानता था कि अब इनके कब्जे में फंस चुका है। अगला दृश्य। तानली ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 12 बज चुके थे। तभी एक आदमी ने भीतर प्रवेश किया। उस आदमी को हमने पकड़ लिया है, जो गोपाल तिवारी का पीछा करता यहां आ पहुंचा था। गुड। कौन है वो? तानली के होंठ सिकुड़े। अभी उससे पूछताछ नहीं की गई है, उसे बोट पर लाया जा रहा है। उसे कैबिन में बंद करके उस पर सख्त पहरा रखो, मैं उससे बात करूंगा। वो व्यक्ति सिर हिलाकर बाहर निकल गया। उसी पल मोबाइल फोन की बेल बजी। हेलो। तानली ने फोन निकालकर बात की। कैसे हो तानली? राधे, कहाँ हो तुम? मैं कब से बोट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा तानली। इसका मतलब करीब ही हो? हाँ। मेरी बोट पर तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उधर से राधे की आवाज आई। कोई तकलीफ नहीं। मेरे आदमियों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, वो समझदार है। मेरे एजेंट का पीछा करते हुए कोई यहां तक आ पहुंचा था, उसे पकड़ लिया है। सतर्क हैं तुम्हारे आदमी, मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं, तानली ने शांत स्वर में कहा। मेरे आदमी कभी भी लापरवाह नहीं होते। मुझे आशा है कि हम दोनों में खूब पटेगी। जरूर। 6 महीनों से हमारी बातचीत फोन पर ही हो रही है, अब हमारी मुलाकात होने जा रही है। 15 मिनट में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसके साथ ही उधर से राधे ने फोन बंद कर दिया। तानली ने फोन जेब में डाला। चेहरे पर सोच के भाव थे। 5 मिनट बाद ही पहले वाले व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। कैदी को किचन के स्टोर में बंद करके पहरा बिठा दिया है। तानली ने सिर हिलाया। आप कब उससे पूछताछ करने के लिए चलेंगे? राधे आ रहा है, तानली ने कहा। अभी फुर्सत नहीं है मेरे पास, उस पर पहरा रखो। राधे से फुर्सत पाकर उससे बात करूंगा। तुम लोगों ने पता किया कि वो कौन है? पूछा, लेकिन अपने बारे में वो यही कहता है कि टूरिस्ट है, घूमने निकला था कि हम लोगों ने पकड़ लिया। वो अपना नाम भी नहीं बता रहा। मुझे तो वो खतरनाक लगता है। तानली मुस्कुराया। जो मेरे एजेंट का पीछा दिल्ली से करता यहां आ पहुंचा, वो खतरनाक तो होगा ही। तानली ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। उसकी तलाशी में क्या मिला? 2 रिवॉल्वर, एक चाकू। ज्यादा ही शरीफ लगता है। तानली तीखे अंदाज में मुस्कुराया। उस पर कड़ी नजर रखना। जी।
समंदर में अब और तो खतरा नहीं है? नहीं, इस तरफ के लिए तट से यही बोट रवाना हुई थी, वो बोला। लापरवाह मत होना, नजर हर तरफ रखो। उसने सहमति में सिर हिलाया। राधे आने वाला है, बाहर जाकर उसे देखो। अगला दृश्य। डिसूजा, एकाएक देवराज चौहान कह उठा, बोट यहीं रोको। डिसूजा ने देवराज चौहान पर निगाह मारी। वो कहीं और देख रहा था। डिसूजा ने उसकी निगाहों का पीछा किया और जल्दी से उस तरफ बढ़ा जिधर बोट चलाने वाले दो व्यक्ति बैठे थे। देवराज चौहान एकटक समंदर में उधर ही देखे जा रहा था। बहुत दूर छोटी सी बोट उस बड़ी बोट की तरफ बढ़ी जा रही थी जो कि पानी में एक जगह खड़ी थी। छोटी बोट की लाइट तो बंद थी, परंतु बोट के भीतर से हल्की सी रोशनी उठ रही थी जो कि गहरे काले समंदर में स्पष्ट नजर आ रही थी। दूर थी वो बोट, रोशनी ही नजर आ रही थी। बोट का आकार प्रकार नहीं दिख रहा था। आगे बढ़ती उनकी बोट का इंजन बंद हो गया था। रफ्तार हर पल कम होती जा रही थी। डिसूजा उसके पास आ पहुंचा। उधर देखा जिधर समंदर में रोशनी चमक रही थी। वो बोट है, डिसूजा बोला। हाँ, और समंदर में खड़ी बड़ी बोट की तरफ बढ़ रही है। राधे या तो बड़ी बोट में पहले से ही मौजूद है या फिर उस छोटी बोट में बैठा उधर पहुंच रहा है, डिसूजा बोला। या फिर उस बोट में वो आ रहा होगा जिससे राधे ने मिलना है, देवराज चौहान ने कहा। उनकी बोट समंदर में रुक गई। वो बड़ी बोट उनसे एक समुद्री नॉट या किलोमीटर दूर थी। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी रेडियम के डायल वाली घड़ी पर निगाह मारी। 12:15 बज रहे थे। समंदर से टकरा कर आती नमकीन हवा उन्हें भली लग रही थी। डिसूजा ने देवराज चौहान को देखकर कहा, यह काम तुम कर रहे हो, इसलिए तुम ही बताओ कि आगे का काम कैसे करना है। इंतजार करो और उस बोट को देखो, देवराज चौहान बोला। वो बड़ी बोट की तरफ बढ़ रही है, कोई वहां पहुंच रहा है। खतरे वाला काम है, डिसूजा उस बोट पर नजरें टिकाता कह उठा। कुछ पल उनके बीच चुप्पी में बीत गए। वो बोट अब बड़ी बोट के पास पहुंच रही है, डिसूजा बोला। देवराज चौहान भी आंखें सिकोड़े उधर ही देख रहा था। तभी डिसूजा की निगाह तभी डिसूजा की निगाहों के रास्ते के बीच एक धब्बा सा उभरा। ये क्या? डिसूजा के होंठों से निकला। 2 पल और बीते। देवराज चौहान, डिसूजा तेज स्वर में बोला। बड़ी बोट के आसपास नजर रखी जा रही है। लाइटें बंद किए छोटी बोट मुझे समंदर में रुकी नजर आ रही है। अगर बड़ी बोट की पहरेदारी हो रही है तो और भी बोट्स होनी चाहिए, देवराज चौहान कह उठा। डिसूजा बोट के छोटे से इकलौते केबिन में गया और दूरबीन उठा लाया। इस दूरबीन से अंधेरे में बहुत हद तक स्पष्ट देखा जा सकता है, कहते हुए डिसूजा ने दूरबीन आंखों से लगा ली। खाली आंखों से वो बोट नन्हा सा धब्बा लग रही थी। आंखों पर दूरबीन लगाते ही उसका आकार प्रकार बहुत हद तक स्पष्ट हो गया, जबकि देवराज चौहान की निगाह उस बोट पर थी जो बड़ी बोट के पास पहुंच चुकी थी। नजर रखी जा रही है कि हम जैसा कोई उस बोट तक न पहुंच सके, आंखों पर दूरबीन लगाए डिसूजा कह उठा। 2-3 मिनट बाद देवराज चौहान ने खामोशी तोड़ी। मेरे ख्याल में उस बोट में आने वाला बड़ी बोट में चला गया है। डिसूजा ने आंखों से दूरबीन हटाकर देवराज चौहान को देखा। तुम्हारे हरकत में आने का यही समय है, देवराज चौहान ने डिसूजा को देखा। राधे की बोट पर होने वाली मीटिंग छोटी भी हो सकती है। वो 10-20 मिनट बाद वहां से निकल भी सकते हैं। मैं यहां से निकलने की सोच रहा हूं, देवराज चौहान ने कहा। निकलने की? कैसे निकलोगे? तैर कर मुझे उस बोट तक पहुंचना होगा ताकि जो समंदर में निगरानी कर रहे हैं उनसे बचा जा सके। मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं, देवराज चौहान ने डिसूजा को देखा।
ये खेल नहीं है, खतरा तुम देख ही रहे हो, जान भी जा सकती है, देवराज चौहान ने कहा। डिसूजा को खेल खेलने की आदत भी नहीं है। चंद्रमा की रोशनी में डिसूजा के चेहरे पर मुस्कान उभरी दिखी। जो मन में आई करो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा, ये सब मेरे लिए मामूली बातें हैं। डिसूजा दूरबीन पास ही कुर्सी पर रखता बोला, हमें साथ में नायलॉन की डोरी और हुक भी ले जानी होगी ताकि वहां पहुंचकर बोट पर चढ़ा जा सके। तभी चालक कक्ष की तरफ से निकलकर एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। हमारे लिए क्या हुक्म है डिसूजा साहब, क्या बोट को यहीं खड़ी रखना है? हम समंदर में आगे खड़ी बोट की तरफ जा रहे हैं, तुम यहीं पर हमारी वापसी का इंतजार करोगे? जी। और हुक वाली 2 लंबी नायलॉन की रस्सियां ले आओ। अगले 5 मिनट में ही देवराज चौहान और डिसूजा समंदर में कूद गए। अगला दृश्य। तानली और राधे गले मिले। राधे 35-38 बरस का सख्त जान कठोर सा दिखने वाला इंसान था। 5.5 फुट लंबाई थी। हमेशा बन ठन कर रहने का आदी था और 2 नंबर के धंधों का बादशाह था। गोवा में तो खास तौर से उसे खौफ माना जाता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी राधे की पकड़ बढ़ती जा रही थी। माफ करना, मुझे पहुंचने में देर हुई। राधे उससे अलग होता कह उठा। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई राधे, तानली मुस्कुराकर बोला। मुझे भी। कई महीनों से हम फोन पर ही बातें करते रहे, एक दूसरे को देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब तो हो गया, राधे हंसा। तुम्हारी ये बोट शानदार है। तुमने कहा कि मुलाकात को गुप्त रखना चाहते हो, तो मुझे बोट में मिलना बढ़िया लगा। मैंने अपने आदमियों के साथ यहाँ बोट भेज दी और तुम्हें लोकेशन बता दी। यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जरा भी नहीं, तानली ने गर्दन हिलाई। बहुत कम उम्र में तुमने तरक्की की राधे। अपनी जिंदगी का खतरनाक सफर भी तो कम उम्र में ही शुरू किया था। आओ, पहली मुलाकात के नाम पैग हो जाए, साथ में बातें भी हो जाएंगी। राधे तानली को लेकर ऐसे केबिन में पहुंचा जहां बार बना हुआ था। वो दोनों ही वहां थे। राधे ने पैग तैयार करके खुद भी लिया और तानली को भी थमाया। ये स्विट्जरलैंड की सबसे शानदार शराब है, राधे कह उठा। मैंने इसका स्वाद चख रखा है, तानली ने घूंट भरते हुए कहा। चंद पल उनके बीच खामोशी रही। वो कुर्सियों पर बैठ गए थे। स्पेन में मुझे पीटर मिला तो उसने बताया कि तानली को हिंदुस्तान में किसी विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत है जो उसके खास कामों को अंजाम दे सके। तो मैंने पीटर से कह दिया था कि मेरा नंबर तुम्हें दे दे। उसके महीने बाद ही मुझे तुम्हारा फोन आया। इस तरह हमारी बात हुई और आज मुलाकात हो गई। मुलाकात किए बिना हमारा मामला भी तो आगे नहीं बढ़ सकता था, घूंट भरकर राधे बोला। क्या चाहते हो तानली? मुझे हिंदुस्तान में ताकत वाला, विश्वास वाला अपना आदमी चाहिए, और वो आदमी तुमसे बेहतर दूसरा नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हारी तसल्ली करा सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी दौलत मेरी तसल्ली नहीं कर सकती। दौलत तुम्हें भरपूर मिलेगी। कितनी? जो मांगोगे, लेकिन काम चीन की पसंद का करना होगा, तानली मुस्कुराया। स्पष्ट बोलो, क्या काम चाहते हो मुझसे? भारत के सीक्रेट प्लान्स हमें मिलते रहने चाहिए। हिंदुस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों? पिछले कुछ समय से भारत बहुत तरक्की कर रहा है। सीमा पर भी भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। चीन का पड़ोसी है भारत। ऐसे में हमें भारत की भीतरी योजनाएं मालूम होती रहनी चाहिए कि वो चीन के बारे में क्या विचार रखता है, और जहां पर हमें जरूरत हो हम पहले से ही सतर्क होकर अपना बचाव कर सकें। राधे तानली को देखता रहा। और भी 50 बातें हैं, हर बात तुम्हारे सामने स्पष्ट करना जरूरी भी तो नहीं। कोई जरूरी नहीं,
राधे ने सिर हिलाया। तुम्हारा काम हो जाएगा जब भी तुम चाहोगे। मुझे तुमसे यही आशा थी राधे। जानते हो इस वक्त मैं हिंदुस्तान क्यों आया? राधे उसे देखता रहा। मुझे एक खास फाइल चाहिए जिस पर इंडियन सीक्रेट्स लिखा हो। और वो तुम्हारा मतलब है कि वो काम मैं करूं? राधे ने टोका। क्या हर्ज है? अगर तुम इसी काम से शुरुआत करो तो। ये तो समस्या वाली बात है। राधे ने अपना गिलास समाप्त किया। क्यों? जो काम इस वक्त मैं कर रहा हूं वो नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा कि इस वक्त मुझे जाने दो। राधे गिलास थामे पुनः बार की तरफ बढ़ता हुआ बोला। इसके बाद तुम जो कहोगे वो काम अवश्य पूरा हो जाएगा। तानली ने भी अपना गिलास समाप्त किया। मैं तो सोचकर आया था कि ये काम तुम्हें ही करने को कहूंगा, परंतु कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा ये काम। मेरा गिलास भी खाली हो गया है, इसे भी भर दो। राधे ने दोनों गिलास पुनः भरे। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा और रुकूंगा तुम्हारे पास। राधे गिलास तैयार करके उसकी तरफ सरकाता बोला। इस बीच अगर हिंदुस्तान के बारे में तुम अपनी प्लानिंग की कोई रूपरेखा बताना समझाना चाहते हो तो बता सकते हो। फोन पर इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं? तानली गिलास उठाते मुस्कुरा कर कह उठा। मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि आने वाले वक्त में तुम्हें कैसे कैसे काम करने हैं, ताकि तुम उन कामों के बारे में पहले से ही तैयारी कर सको। दोनों पुनः कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। घूंट भरते रहे, बातें होती रही। अगला दृश्य। बोट के एक कोने के पास खड़े दो गनमैन समंदर में या इधर उधर सतर्कता से नजरें दौड़ा रहे थे। जरा भी लापरवाह नहीं थे वो। जानते थे कि इस वक्त बोट पर दो शेरों की मुलाकात हो रही है, ऐसे में जरा भी लापरवाह होना अपनी जान गंवाना होगा। वो दोनों ही क्या, वहां मौजूद हर गनमैन सतर्क था। आसमान में अब बादल छाने लगे थे। दूर कहीं कहीं बिजली चमकने लगी थी। स्पष्ट था कि उधर बरसात हो रही है और इधर भी कभी भी बादल बरस सकते थे। हवा में ठंडक और भी तेज हो गई थी। कितनी देर चलेगी राधे साहब और तानली की बातें? एक गनमैन ने दूसरे से पूछा। मेरे ख्याल में तो समंदर के बीच ये मुलाकात छोटी होनी चाहिए। यहाँ खुले में उनका ज्यादा देर रुकना। तभी बोट के किनारे लगी लोहे की रेलिंग से कोई लोहा टकराया। दोनों चौंके। ये आवाज कैसी? उधर से आई है, कहते हुए एक गनमैन उस तरफ बढ़ा, परंतु दूसरे ने उसकी कलाई थाम ली। क्या है? उसने झल्लाकर अपने साथी को देखा। वो देख, दबे स्वर में कहा। रेलिंग पर हुक आ लगा है। दूसरे की निगाह भी उस पर जा टिकी। मतलब कि कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे के होंठों से दबा सा स्वर निकला। गड़बड़। दोनों की आंखें मिली। हवा में तेजी के साथ बरसात की जरा जरा सी बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। मैं देखूं नीचे? नहीं। ऊपर चढ़ने वाले ने यहां पर हमारी मौजूदगी का एहसास पा लिया तो वो समंदर में कूद जाएगा। नीचे मत देख, आने दे उसे ऊपर। कौन हो सकता है? दुश्मन ही इस तरह आते हैं। राधे साहब का दुश्मन, या तानली का, या फिर पुलिस। राधे साहब के मामले में पुलिस का दखल नहीं होता बेवकूफ। पागल है कोई आने वाला। बरसात तेज होती जा रही है। तू उधर बैठ जा अंधेरे में, इधर मैं हो जाता हूं। आने वाले को जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी है। जाने वो कौन हो। अगर काबू में ना आए तो शूट भी तभी शूट कर देना। दोनों अंधेरे में इधर उधर होते चले गए। रेलिंग पर फंसी लोहे की हुक छोटे छोटे झटकों के साथ हिल रही थी। स्पष्ट था कि कोई ऊपर चढ़ता आ रहा था। रस्सी छोड़कर देवराज चौहान ने रेलिंग पकड़ी।
बरसात तेज हो गई थी। रेलिंग से हाथ फिसलने का खतरा था। देखते ही देखते देवराज चौहान रेलिंग पार करके बोट के फर्श पर आ गया। रस्सी वहीं रेलिंग पर लटकी रही। बरसात में वो सिर से पांव तक भीग गया था। देवराज चौहान ने बरसात में भीगी उस जगह पर निगाह मारी। पास ही नीचे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां थी। उसी पल देवराज चौहान की निगाह कोने में दुबके गनमैन पर पड़ी। देवराज चौहान चौंका। यूं तो वो बरसात के अंधेरे में गठरी बना हुआ था, परंतु उसकी गन हिलती देखी देवराज चौहान ने। देवराज चौहान का हाथ तेजी से अपनी जेब की तरफ बढ़ा। हिलना मत। वो गनमैन गन थामे गुर्रा उठा। ऐसे ही रहो। देवराज चौहान का जेब में पहुंचा हाथ ठिठक गया। वो समझ गया कि खतरा सिर पर है। तभी पीछे से आहट हुई। इससे पहले कि वो पलट पाता, कमर से गन की नाल आ सटी। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। जेब से हाथ बाहर निकालो। पीछे वाले की गुर्राहट कानों में पड़ी। खाली हाथ बाहर निकालना। बरसात में वो पूरी तरह भीग रहे थे। देवराज चौहान ने हाथ बाहर निकाला। इसी पल वो फुर्ती से पीछे की ओर घूमा और कमर से लगी नाल को ऊपर की तरफ उठाते हुए वेग से घूंसा उसके पेट में मारा। इसके साथ ही देवराज चौहान ने खुद को नीचे गिरा लिया। घूंसा लगते ही वो पीड़ा से दोहरा हुआ और पेट थामे झुकता चला गया। गन नीचे जा गिरी। ये देखते ही दूसरा गनमैन हड़बड़ाया और ट्रिगर दबा दिया। बरसात में गोली चलने की आवाज बहुत हद तक दब गई थी, परंतु तब तक देवराज चौहान खुद को नीचे गिरवा चुका था और उसकी चलाई गोली अपने ही साथी के गले में जा लगी। गोली लगते ही वो बिना चीखे किसी खंबे की भांति पीछे जा गिरा। गनमैन को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसकी गोली अपने ही साथी को जा लगी है, लेकिन देवराज चौहान ने उसे इतना वक्त न दिया कि गनमैन अपनी गलती सुधार सके। देवराज चौहान ने दोनों हथेलियां लकड़ी के गीले फर्श पर टिकाई और टांगे सीधी करते हुए फिरकनी की भांति घूमता चला गया। अगले ही पल उसकी दोनों टांगे गनमैन की पिंडलियों से टकराई। गनमैन के दोनों पैर उखड़ गए। वो कूल्हों के बल नीचे जा गिरा। होठों से कराह निकली। हाथ में पकड़ी गन की रेलिंग से टकराने की तेज आवाज उभरी। इससे पहले कि वो संभल पाता, देवराज चौहान उसकी छाती पर जा बैठा। रिवॉल्वर जेब से निकालकर हाथ में ले ली थी। बरसात की बूंदों की वजह से इधर अंधेरे में धुंधला सा दिखाई दे रहा था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसके गाल पर रख दी। मुंह से तेज आवाज ना निकले। वो चुप रहा। यहां पर तुम कितने लोग हो? देवराज चौहान गुर्राया। दो। एक को तो तुमने मार दिया और दूसरे तुम? हाँ। क्या हो रहा है बोट पर? कुछ नहीं। गोली मारूं? देवराज चौहान के होंठों से मौत भरी गुर्राहट निकली। नहीं। तो जवाब दो। मैं जानता हूं कि राधे यहां किसी से मिलने आया है। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। हाँ, राधे यहाँ है। कुछ देर पहले ही आया है। किधर है वो? नीचे वाले कमरे में, सबसे नीचे। किससे मिलने आया है? ता नली से, चीनी जासूस। क्यों? मैं नहीं जानता। तभी देवराज चौहान कुछ करने लगा कि तभी पास ही नीचे जाती सीढ़ियों से आवाज आई। शंकर, तुम शंकर हो? देवराज चौहान धीमे स्वर में गुर्राया। हाँ। उसे आवाज दो। जहां भी तुमने चालाकी की वहीं गोली मारूंगा। शंकर ने खुद को संभाला और ऊंचे स्वर में कहा। क्या है? बरसात तेज हो गई है। पता है। लापरवाह मत होना। सावधानी से पहरा देना। मैं सतर्क हूं। इसके बाद नीचे से आवाज नहीं आई। तुम कौन हो? ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। राधे साहब के दुश्मन हो? ऐसा ही समझो। देवराज चौहान ने आसपास देखते हुए कहा। राधे कब तक बोट पर रहेगा? आधा घंटा हो गया आए हुए। वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं। दोनों बरसात में भीग रहे थे। आसमान में बिजली चमकती तो समंदर भी कहीं कहीं से चमक उठता।
मैं तुम्हें बेहोश कर रहा नहीं। मैं चुप रहो और मेरी सुनो, देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा। मैं तुम्हें बेहोश कर रहा हूं। अगर वक्त से पहले तुम्हें होश आ जाए तो खामोशी से बैठे रहना, या कहो तो तुम्हें गोली मारकर समंदर में फेंक दूं। नहीं, वो जल्दी से कह उठा। मैं चुप रहूंगा। इसी पल देवराज चांद ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी पर मारी। उसके होंठों से हल्की सी कराह निकली और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। देवराज चांद उस पर से उठा और रिवॉल्वर थामे पास के नीचे जाती सीढ़ियों के पास पहुंचा और नीचे झांका। कोई भी नहीं था। देवराज चांद सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगा। गीली सीढ़ियां थी, फिसलने का खतरा था। 9-10 सीढ़ियां नीचे उतरा तो लकड़ी का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म आ गया। वहां से सीढ़ियां पुनः नीचे जा रही थी और सामने की तरफ एक तंग रास्ता भी था। तभी तंग रास्ते से उसे दो व्यक्ति आते दिखे। एक के कंधे पर गन थी। एक आगे था और दूसरा एकदम पीछे आ रहा था। तंग रास्ता होने के कारण ये एक साथ वहां नहीं चल सकते थे। बहुत सख्त जान है ये, आगे वाला कह रहा था। इतनी ठुकाई के बाद तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला, दूसरा कह रहा था। अब तो उसे सिर्फ गोली मारने की कसर है। तानली फुर्सत पाकर उससे बात करेगा। मेरे ख्याल में तानली उसे खत्म करने को कह देगा। हाँ, वो गोपाल तिवारी का पीछा करते यहाँ पहुंचा है और गोपाल तिवारी तानली के लिए हिंदुस्तान में काम करता था। मुझे तो अभी भी पता लगा है कि गोपाल तिवारी को तानली ने खत्म कर दिया। ये धंधा ही ऐसा है। बातें करते हुए वो पास आ गए। देवराज चौहान फुर्ती से उल्टे पांव ही 2-3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गया। दोनों सीढ़ियों के पास से अन्य रास्ते पर बढ़ गए थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर देवराज चौहान के मस्तिष्क में खलबली मच चुकी थी। सब इंस्पेक्टर गोपाल तिवारी के पीछे गोरखा लगा था। गोरखा ने गोपाल तिवारी के घर से चीनी भाषा में लिखे कागज लाकर उसे दिए थे और गोरखा ने उसे बताया था कि उन कागजातों से यह बात स्पष्ट है कि गोपाल तिवारी चीनी एजेंट है। इधर राधे चीनी एजेंट तानली से मुलाकात कर रहा है, तो क्या गोरखा गोपाल तिवारी का पीछा करते हुए इस बोट पर आया और पकड़ा गया? 2 पलों के लिए तो देवराज चौहान फैसला न कर पाया। ताराचंद मलानी का काम हाथ में लेकर राधे को खत्म करने आया था, परंतु ये शक होने पर कि गोरखा यहाँ कैद हो सकता है, आंखें बंद नहीं कर सकता था। चंद पलों में ही देवराज चौहान ने फैसला लिया और सीढ़ियां उतरकर दबे पांव उस तंग रास्ते की तरफ बढ़ गया। उन दोनों की बातों से उसने यही अनुमान लगाया था कि अगर गोरखा यहाँ कैद है तो इस तरफ हो सकता है, क्योंकि उन दोनों की बातों से यह जाहिर हो रहा था जैसे वो उसके पास से ही आए हों। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान उस तंग रास्ते में धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा था। सिर से पांव तक वो बरसात में भीगा हुआ था। जूतों में पानी भरा महसूस हो रहा था। चलने में दिक्कत महसूस की तो नीचे झुकते हुए जूतों को पांव से निकाल दिया। वो तंग रास्ता 15-20 कदम तय करने के बाद देवराज चौहान को लगा जैसे आगे किचन हो। खाना बनाने की जरा जरा सी महक आने लगी थी। रास्ते में कहीं कहीं कम रोशनी के बल्ब रोशन थे। एकाएक देवराज चौहान ठिठका। उसी तंग रास्ते पर कुछ आगे 2 व्यक्ति खड़े दिखे। देवराज चौहान ठिठका, उन्हें देखता रहा कि वे वहां क्या कर रहे हैं। अगले ही पल इस नतीजे पर पहुंच गया कि वो पहरे पहरे पर खड़े हैं, क्योंकि उनके पीछे एक बंद दरवाजे के होने का एहसास हो रहा था उसे, यानी कि भीतर कोई कैद हो सकता है। क्या गोरखा है वहां? देवराज चौहान के पास इतना वक्त नहीं था कि हालातों को पूरी तरह जानने के लिए इंतजार करता। वो राधे के लिए यहाँ आया था और उसने यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं था। अगर राधे यहाँ से निकल गया तो उसे पुनः तलाश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्षणिक सोच के बाद देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली और तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ गया। दोनों गनमैनों की निगाह पास आते देवराज चौहान पर टिकी। ये कौन है? पहले तो नहीं देखा इस बोर्ड पर। दोनों गनमैनों ने मध्यम रोशनी में देवराज चौहान को अपनी तरफ आते देखा तो वो बात कर उठे। राधे साहब के साथ बोट पर आया हो सकता है। तब तक देवराज चौहान उनके पास जा पहुंचा था। कौन हो तुम? एक ने गन हाथ में ले ली। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तानली उससे मिलना चाहता है जिसे पकड़ रखा है, देवराज चौहान ने कहा। तुम कौन हो? दूसरे ने पूछा।
राधे साहब ने भेजा मुझे कैदी यहाँ लेकर आने के लिए। राधे साहब के साथ आए हो? हाँ। बातें करते हुए देवराज चौहान पूरी तरह से सतर्क था कि जाने कब रिवॉल्वर निकालनी पड़ जाए, परंतु दिखने में वो लापरवाही भरे अंदाज में खड़ा था। ये महज उसका अंदाजा था कि दोनों पहरेदार के तौर पर वहां खड़े हैं। हो सकता है कि वो किसी और वजह से खड़े हों। ऐसे में उस पर शक हो जाना मामूली बात थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। खोल दरवाजा, एक ने दूसरे से कहा। दूसरे ने जेब से चाबी निकालकर की होल में डालकर घुमाई और दरवाजा खोलते हुए भीतर प्रवेश कर गया। उसके पीछे देवराज चौहान और फिर दूसरा गनमैन। ये छोटा सा स्टोर था जिसमें कबाड़ जैसा सामान रखा था। एक तरफ गोरखा बुरे हाल पड़ा था। गोरखा की कमीज तार तार हो रही थी, सिर के बाल बिखर कर माथे से चिपक रहे थे। एक आंख सूजी हुई थी। होंठों के एक कोने में फंसा खून जम सा रहा था। माथे पर भी एक तरफ खून की लकीर नजर आ रही थी। उसके हाथ पीठ की तरफ करके बंधे हुए थे। वहां मध्यम सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। सुना है बड़ा सख्त जान है ये, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान की आवाज सुनते ही गोरखा के शरीर में करंट दौड़ा। सिर उठाकर उसने गर्दन घुमाई। सख्त जान है तभी तो मरेगा। अपने बारे में मुंह नहीं खोल रहा। खोलेगा। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर झुकते हुए गोरखा के सिर के बाल पकड़कर झटका दिया। मुंह भी खोलेगा और जान भी गंवाएगा। राधे और तानली के सामने पहाड़ भी बोलने लगते हैं। ये बात तो ठीक कही तुमने। देवराज चौहान सिर के बाल छोड़ते हुए पीछे हटा। ले चलो उसे। एक आगे बढ़ा, गोरखा की बांह पकड़कर उसे खड़ा किया। देवराज चौहान और गोरखा की नजरें मिली। यहां लाश ठिकाने लगाने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ती, देवराज चौहान ने गोरखा को देखते हुए कहा। गोली मारकर समंदर में फेंक दिया जाता है। शार्क मछलियां तुम जैसे बेवकूफों के शरीर को मजे से खाती हैं। गोरखा कुछ नहीं बोला। हाथ खोल दो इसके, देवराज चौहान बोला। रहने दो, क्या जरूरत है। चिंता मत करो, मेरे होते हुए ये कोई चालाकी नहीं कर सकता, देवराज चौहान ने कहा। एक ने जेब से चाकू निकाला और गोरखा की कलाई के बंधन काट दिए। गोरखा को राहत मिली। बाहें सीधी करके कलाइयां मसलने लगा। मानी मन भारी तौर पर उलझन में था कि देवराज चौहान इस बोट तक कैसे आ पहुंचा। ये तो उसे मालूम था कि देवराज चौहान गोवा आया हुआ है। इसी पल देवराज चौहान ने पास खड़े व्यक्ति के कंधे को थामा और पास की दीवार पर उसे जोरों से धक्का दिया। दीवार से टकराते ही वो करा उठा। इससे पहले कि संभलता, देवराज चौहान ने दाएं हाथ का प्रहार खास ढंग से उसकी कनपट्टी पर किया। ऐसा होते ही उसका सिर भी दीवार से टकराया। वो बेहोश होता और नीचे जा गिरा। ये सब चंद क्षणों में हो गया। दूसरा गनमैन 2 क्षण तो हक्का बक्का सा ये सब होता देखता रहा, फिर देवराज चौहान पर झपटा। तब तक देवराज चौहान उस गनमैन में ही व्यस्त था। गोरखा ने उसी पल फुर्ती से दूसरे गनमैन के चेहरे पर जोरों का घूंसा जमाया। गनमैन कराह कर लड़खड़ाया तो गोरखा ने जल्दी से नीचे पड़ी जंग लगी लोहे की मोटी सी पाइप उठाई और उसके सिर पर दे मारी। उसके होंठों से चीख निकली और वो भी बेहोश होकर नीचे जा गिरा। गोरखा ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराया। ये इत्तेफाक ही है कि मैं यहां आ गया, देवराज चौहान बोला, वरना तुम्हारे साथ यहां कुछ भी हो सकता था। गोरखा हौले से हंसा। फिलहाल तो जान बच जाने की खुशी थी उसे। तुम्हें यहां देखकर मुझे हैरानी हो रही है देवराज चौहान, गोरखा बोला। तुम गोवा में हो ये तो मुझे पता चल। कैसे पता चला? मैंने गोवा आने से पहले तुम्हें फोन किया तो जगमोहन से मेरी बात हुई थी। वो घंटा भर पहले ही वापस आया था। उसने बताया कि तुम गोवा गए हुए हो। मुझे भी गोवा आना पड़ा, गोपाल तिवारी के पीछे। वो गोपाल तिवारी को मार दिया गया है, देवराज चौहान ने टोका। कैसे? तानली ने मारा है उसे। हो, हैरानी है। देवराज चौहान ने गनमैन की जेब से झांकते सिगरेट के पैकेट में से सिगरेट निकाली और सुलगाकर कस लिया। फिर पूछा,
तुम कब से हो यहाँ? घंटा भर हो गया। सालों ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया। गोपाल तिवारी के पीछे पीछे मैं यहाँ आया था। मुझे यकीन था कि वो तानली से मिलने ही आ रहा है। ऐसा हुआ भी। लेकिन मैं समंदर के बीच हथियारबंद लोगों के साथ मुकाबला न कर सका और पकड़ा गया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तानली के पीछे? नहीं। देवराज चांद ने गंभीरता से इंकार में सिर हिलाया। तानली से मेरा कोई वास्ता नहीं। यहाँ तानली और राधे की मुलाकात हो रही है। मैं राधे के लिए यहाँ आया हूँ। उसे खत्म करना है। क्यों? गोरखा के माथे पर बल पड़े। एक दुखी बाप ने मुझे ये काम करने को कहा है। राधे उसकी बेटी से शादी करना चाहता था, परंतु उसे शादी के लिए राधे पसंद नहीं था। गुस्से में राधे उससे खेला और फिर उसे खत्म कर दिया। ओह। गोरखा ने बांह से चेहरा साफ किया। ये राधे है कौन? गोवा का गोवा अंडरवर्ल्ड में दम रखता है। इसका मतलब तानली राधे को अपने साथ काम में लेना चाहता है। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। अकेले आए हो यहाँ? गोरखा ने कहा। जबकि यहाँ हथियारबंद बहुत आदमी हैं। एक और है मेरे साथ, डिसूजा। गोवा का ही है। स्मगलिंग का काम करता है। वो इस वक्त बोट पर पहुंच चुका होगा या पकड़ा जा चुका होगा। मैं नहीं जानता वो किस हाल में है। बाहर बरसात हो रही है। मौका अच्छा है। पहरेदार ठीक से नजर नहीं रख पा रहे होंगे। तुम निकल जाओ। तानली से बिना मिले निकल जाऊं? गोरखा कड़वे ढंग से मुस्कुरा पड़ा। उससे तो मेरा पुराना रिश्ता है। मिलिट्री के चंद खुफिया मिशनों में 2-3 मिशन इसी चीनी एजेंट तानली से टक्कर लेकर ही पूरे किए थे। जाने क्यों तानली का जिक्र आते ही देशभक्ति की भावना जोर मारने लगती है। देवराज चांद ने गोरखा को देखा। तो तुम नहीं जाओगे बोट में? नहीं। जानता हूं कि खतरा है, लेकिन तानली से मिल लेना मुझे अच्छा लगेगा। मर्जी तुम्हारी। देवराज चांद ने कहा और पलटकर बाहर निकल गया। गोरखा भी पीछे पीछे बाहर आ गया। चलिए दोस्तों, कहानी थोड़ी सेंसिटिव हो गई है। बाकी कहानी अगले भाग में। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।